अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तब्दीली के सफर में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, कराची पुलिस और हसास इदारों की बड़ी कामयाबी। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले में मुलव्विस 5 दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान का ताल्लुक कल-ए-दम तंजीम से है। इन मुल्जिमान को क्वेटा, खुजदार, हब, डेरा मुराद जमाली और कराची से गिरफ्तार किया गया। दर्जनों वारदातों में मुलव्विस इन दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इंकशाफात हुए कि चीनी कॉन्सुलेट पर हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बना। वाकये में भारतीय जासूसी एजेंसी रॉ भी मुलव्विस है। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख कहते हैं कि तहकीकात में कई नाम सामने आए। चीनी कॉन्सुलेट हमले के तमाम सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये दहशतगर्द आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। इंडिया स्पॉन्सर्ड, जिनको भी इंडिया पहले सपोर्ट करता रहा है। आप ये देखें ये कब हो रहा था सब कुछ, जब हमारे पास आइडियाज होने वाला था, एक्सपो होने वाला था, हमारे पास इंटरनेशनल इवेंट से अभी तक का मंसूबा है। चाइना के साथ जो हमारी दोस्ताना ताल्लुकात हैं उसमें बहुत बड़ी दरार डालना चाहते हैं, लेकिन इंडिया इज पिवटल रोल है इनके साथ रॉ का। ये है असलम उर्फ अच्छू, इसकी कमांड अभी इसके पास है, बशीर ज़ेब के। दे आर बीइंग पैट्रोनाइज्ड, ये दे आर बेस्ड इन अफगानिस्तान। ये है अमानुल्लाह, ये घर है बल्दिया में, आरिफ का है, ये इधर आके इसके पास रहते हैं। अब्दुल लतीफ और हसनैन ये रेकी करते हैं। असलम अच्छू ने चूज किया तो बहुत करीबी लोगों को किया है। ये 2IC है, उसका साले को, वो अपने कजिन को कर रहा है। एक आम आदमी को उसने नहीं किया कि किसी पे भी ट्रस्ट कर दे, बिकॉज उनका इंटेंशन यही था कि हम इस हमले में कामयाब हों। और अब्दुल लतीफ और हसनैन ये रेकी करते हैं किस तरह उन्होंने आना है, और ये मुख्तलिफ वक्तों में आते रहे, बैठते रहे। जो ओवरऑल वीज़ा सेक्शन था उधर आके बैठते रहे कि किस तरह होता है, किस वक्त दरवाज़ा खुलता है, किस तरह लोग जमा होते हैं। इनको और समझ नहीं आई, वो जाने की भी उधर से यही कोशिश करते रहे। जब इन्होंने हमला किया, ये ना जाली शनाख्ती कार्ड पे आते रहे, अपने नाम मुख्तलिफ रख के नए ID कार्ड बनवा दिए। तो इसलिए हमने FIA को हम लिख रहे हैं कि इस बात को भी प्रूव किया जाए कि कैसे शनाख्ती कार्ड इस तरह बन जाते हैं। एक ही बंदे के दो मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ एड्रेस से, बाप का नाम तक कैसे बन गया। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख इन इंकशाफात से कई सवालात भी जन्म लिया है, जैसा कि मुल्जिमान ने जानी शनाख्ती कार्ड कैसे हासिल किए। और नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। इसके अलावा सेनेटर मीर हासिल खान बेजंजू और दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज खान। इसके साथ साथ कोयटा से ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद ने भी टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले रफत, आप ये बताइएगा कि ये कितनी बड़ी कार्रवाई है जो आज हुई है, और इससे पहले क्या इस तरह की कोई प्रेसिडेंस थी कि इतनी अहम खबरें इतनी उनको जो है वो कहीं से लीक नहीं हुई, और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की और हमारी पुलिस की। देखिए इमरान, बड़ा वाकया है, और आपने देखा कि जब राजदारी से और जब जॉइंट एफर्ट्स के ज़रिए काम किया गया और ख़बर लीक नहीं हुई तो कामयाबी भी मिली। अमूमन कामयाबी उस सूरत में नहीं मिलती है जब ये बातें पहले से मंज़र-ए-आम पे आ जाती हैं। 1 महीने से ये कार्रवाई चल रही थी और इस पर काम मिल रहा था, लीड कराची पुलिस को मिली थी, और उन्होंने उसी को लेकर जब उसके ताने बाने बलूचिस्तान तक जाने लगे तो वहाँ रब्ता किया, और इन दोनों बलूचिस्तान पुलिस को और सिंध पुलिस को फैसिलिटेट किया इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, क्योंकि एक मरबूत निज़ाम के ज़रिए आपस में मालूमात शेयर की, और फिर जब कराची से गिरफ्तारी हो गई तो उससे लीड मिलती चली गई और वो वहाँ तक पहुँच गए। तो ये कहा जा सकता है कि जब इस चीज़ को राजदारी से रखा तो यकीनन कामयाबी मिली, और आने वाले दिनों में जो ग्रुप कार्रवाई करने वाला था इस कराची शहर में, क्योंकि कराची शहर को एक होने वाले किसी भी वाक़े को आलमी शोहरत मिलती है, बाहर तक ये खबरें जाती हैं, लिहाजा दहशतगर्दों का फोकस कराची शहर ही था। और कराची शहर में चाइनीज़ को सिर्फ इसलिए किया गया था कि यहाँ पर उन्हें सिफारतकारों को यरगमाल बनाना था, और यकीनन अगर ऐसा वाक़या हो जाता तो फिर पाकिस्तान की दुनिया भर में बड़ी जगहसाई होती। बहरहाल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की इस कार्रवाई को अच्छी कदर की निगाह से देखा जा रहा है और एक मजबूत कार्रवाई थी। अच्छा, अब ये वाकया क्या था, इसके किरदार कहां से कैसे पकड़े और क्या उनकी चीजें सामने आई, पहले हम जानना चाहेंगे हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद से, और उसके बाद ज़ाहिर के मीर हासिल खान बेजंजू साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले मुजीब अहमद बताइएगा इस वाकये का पस मंजर और ये किरदार, ये दहशतगर्द कहां से पकड़े गए और आज की जो ब्रीफिंग थी उससे क्या बातें सामने आई, ताकि हम अपने प्रोग्राम को उसी हिसाब से आगे लेके चलें।
इमरान, ये सारे ताने बाने जाके अफगानिस्तान के इलाके कंधार में मिलते हैं, जहां पे कल-ए-आज़म BLA के एक ग्रुप का सरबराह असलम अच्छू मौजूद था और उसके साथ बशीर ज़ेब मौजूद था जो उसका नंबर 2 था। इन्होंने मंसूबाबंदी की थी और इस मंसूबाबंदी के तहत उन्होंने मई 2018 में दालबंदीन में भी चाइनीज इंजीनियर्स की बस को टारगेट करने की कोशिश की थी एक खुदकुश हमलावर के जरिए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे थे। लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से वक्तन फवक्तन ये कोशिशें की जाती रहीं। जब उन्होंने देखा कि बलूचिस्तान में उनकी दाल ज्यादा नहीं गल रही तो उन्होंने कराची को मरकज बनाने का फैसला किया और कराची में जो उनका दस्ते रास्त के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे वो बशीर ज़ेब का भाई अमानुल्लाह और असलम अच्छू का कजन आरिफ था। ये वो लोग हैं जो बेसिकली, जिनमें आरिफ कोयटा का रहने वाला है, इसने लियारी में रहायश इख्तियार कर रखी थी कराची में, जबकि अमानुल्लाह ने तेसर गोट में अपना एक बिल्डिंग ले रखी थी जहां पे वो लड़कों को, जो नौजवान थे, उनको जहन को ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें कोशिश की जाती थी कि कोयटा चमन के रास्ते अफगानिस्तान भेजे जाए और ट्रेनिंग की जाए। इसी तरह उसने जो हमलावर थे कौंसलेट के, उनको भी तैयारी के लिए अफगानिस्तान भेजा था, वहीं से ये ट्रेनिंग लेके आए थे। जिसके बाद यहाँ पे सहूलतकारी का सिलसिला शुरू हुआ। ये 3 हमलावर तो एक तरफ, मगर इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोयटा से हसनैन, खुजदार से लतीफ और इसी तरह आरिफ और हाशिम को हब से लिया गया, जबकि जो जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का माहिर है वो असलम मुगैरी है और डेरा मुराद जमाली से इसको हिरासत में बाद में लिया गया। इन लोगों ने मंसूबाबंदी की थी। अब ये तो कौंसलेट की हद तक है और वो इसमें नाकाम हुए, उनको वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, जिसके बाद ये प्लान किया गया था जो इन लोगों ने गिरफ्तारी के बाद इंकिशाफात किए और जिसका CCPO ने अभी जाहिर नहीं किया। लेकिन इनका जो अगले टारगेट थे वो चीनी बाशिंदे थे जो कराची में मुख्तलिफ जगहों पे मुकीम है और उनकी कोशिश थी कि उनको टारगेट किलिंग उनकी की जाती या फिर उन्हें अगवा करने की कोशिश की जाती। ज्यादातर चीनी बाशिंदे डिफेंस, क्लिफ्टन और इससे मुल्लिका इलाकों में, और यहाँ के लिए इनकी मंसूबाबंदी थी कि मजीद लड़के जो ट्रेंड होके आएंगे अफगानिस्तान से उनको फिर इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इस वक्त मीर हासिल खान बिजंजू साहब, एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, और जाहिर है कि इसमें पुलिस जो है वो भी आगे आगे रही। ये बताइए कितनी बड़ी कामयाबी है, खुदा न खास्ता ये अगर नहीं पकड़े जाते तो क्या अज़ाइम इनके हो सकते थे, और जाहिर है कि CPAC के हवाले से जो सबसे बड़ा इस वक्त हम देख रहे हैं कि उसको सबोताज करना, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले इस कामयाबी के ऊपर हम जानना चाहेंगे आपके। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अगर वाकई में ये सहूलतकार पकड़े गए हैं तो यकीनन ये बड़ी कामयाबी होगी और मैं समझता हूँ कि ये लायक तहसीन है हमारे वो फोर्सेस जिनने इनको डिटेक्ट किया है। मैं थोड़ा सा इसका एक पॉलिटिकल मैं आपको साइड थोड़ा समझा दूं जिसकी तरफ आप लोग सब जा नहीं रहे हो। देखिए, पहले ये थे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन रही है हमारे सब नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे BLA, BLF, BRA, ये टारगेट किलिंग करते रहे हैं, ये फोर्सेस पे हमले भी करते रहे हैं और ये ट्रेन और गैस लाइन पे ब्लास्ट भी करते रहे हैं, मगर इनमें कभी ये खुदकुश वाला मामला कभी हुआ नहीं है। इसमें 2 वाकयात हुए हैं, एक वो भी चाइनीज पे हुआ, कहाँ पे, दालबंदे में, जो नाकाम हुआ तो मालूम हुआ कि ये वो भी शायद इस असलम जो इसका नाम लिया जा रहा है, असलम अच्छू, असलम बलोच, इसके 3-4 नाम है। इस तरह मस्तूंग एक्चुअली। तो फिर ये शुरू में BLA में था, की हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि BLA से स्विच करके BLF में चला गया है। देखिए, ये जो चाइनीज वाला मामला था उसके हिसाब से वो समझते हैं कि उनके मकासद पूरे हो गए, क्योंकि उनको ये मालूम था कि वो चाइनीज कॉन्सुलेट के अंदर नहीं पहुंच सकते, मगर उनने स्पेशली जाके वहां हमला करके पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि हम बलोच जो है CPAC हो या चाइनीज हो, हम इसके खिलाफ है। और उन्होंने इस मैसेज के लिए हमला किया था और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। तो मगर इसके बाद असलम अच्छू जिस तरह कंधार में मारा गया, मैं समझता हूँ कि असलम अच्छू का
मारा जाना बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि वो पहले पूरे आपके बोलान से लेके आपका जो ये सारा रेलवे ट्रैक था, उस्ताद मोहम्मद का डेरा बुक्टी के ये जो ब्लास्ट थे, उनमें ये मेन हैंडलर था। और ये इस रीजन का मेन हैंडलर था। अब ये और ड्रेजेस इसलिए हो गया था कि अब ये बीएलएफ के साथ मिल गया था। आप अंदाजा लगाएं कि बीएलएफ एग्जिस्ट फ्रॉम कोस्ट टूवर्ड्स क्वेटा, ये एग्जिस्ट करता है फ्रॉम क्वेटा टू डेरा गाजी खान। तो बिजेंजो साहब, इसके मारे जाने की तो इससे पहले भी एक दफा खबर आई थी ना? एक दफा इतना फिर देखिए, हमें जो बाद में इंटेलिजेंस वालों से पता चला कि इस पर हमला हुआ, ये जख्मी हो गया। फिर खबर ये आई कि ये इंडिया चला गया, वहां से अपने इलाज कराया और इलाज करने के बाद इधर आ गया है। अभी एक लड़के का और भी उनने जिक्र किया, वो रेप का, तो वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। वो इनके शुरू में जो मेन लोग गए थे पहाड़ी में, वो भी शामिल था। ही इज फ्रॉम गलात एक्चुअली। तो मैं समझता हूँ कि कंदहार वाला जो एक्सीडेंट हुआ है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इससे जो मैं समझता हूँ कि इनकी कमर टूट गई। ठीक है बिजेंजो साहब, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, रफत बात कर रहा हूँ मैं पूछना चाहूँगा, आपने एक जानिब तवज्जो दिलाई है कि ये खुदकुश हमलों वाला मामला नहीं किया करते थे। मस्तूम की एक आम शौरत है, मजहबी हलकों के हवाले से मस्तूम खासा मरकज़ रहा है कि इस किस्म के एलिमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा। एक उसके बारे में बताएं कि क्या वो एलिमेंट इसमें कहीं शामिल हुआ है? और दूसरा, आपने एक जिक्र किया कि पढ़े लिखे लोग, तो पढ़े लिखे लोग इस तरफ क्यों बहुत जितने कमांडिंग पोजीशन में हैं वो सब बड़े आला तालीम बिजेंजो साहब से इसका जवाब लेंगे। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। जाहिर है कि इस वक्त पूरा यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त हम उन्हीं तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं कि ये कार्रवाई और इसके पीछे जो है वो मकासद क्या थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जहाँ तक मस्तूम वाले मामला का ताल्लुक है, इस वक्त हमारे जितने खुदकुश बलूचिस्तान में हुई है, वहाँ मेनली दो ऑर्गेनाइजेशंस ने की है, या तालिबान ने की है या लश्कर जंगी ने की है। और क्योंकि मस्तूम में ये जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट का, जिसमें तालिबान नहीं, जिसमें लश्कर जंगी और इवन आपके दाइश वाइश, इन लोगों के काफी इन्फ्लुएंस यहाँ पे मौजूद है, जिसमें मस्तूम के और इसके अर्जन एरियाज में। और क्वेटा या पश्चिम या इन इलाकों में जितने कुछ हुए हैं, वो ज्यादातर तालिबान ने किए हैं। तो इसीलिए नेशनलिस्टों के पास न पहले सलाहियत थी न है, मैं कहूँ अब भी नहीं है। वो भी जो खुदकुश 24 पे हुआ था, वो भी अच्छू का अपना बैठा था, और यहाँ पे दो लोगों को उनने पेश किए तो कुछ भी नहीं था, बल्कि वो सीधा वो एक मैसेज कन्वे करना चाहते थे। तो उन्होंने अपना वो समझते हैं कि हम लोगों ने इजारे, जैसे आप बोल रहे हैं कि जिनके लिए काम कर रहे हैं, वो उनको तो कोई मैसेज चाहिए ना, तो उसके हवाले से उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। मगर यह है कि उसके बाद असलम बच्चू का मारा जाना, अब आप कहते हैं इन लोगों का पकड़ा जाना, तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए बहुत बड़ा डेंट हो गया है, बहुत बड़ा डेंट है। इसको शायद आप लोग इतना महसूस नहीं करते हो, जो हम इलाकों में रहते हैं, तो इतनी बड़ी अहमियत है वहाँ पे। ठीक, और पढ़े लिखे लोगों वाली बात जो मैंने मेरे ख्याल से पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फिर दोबारा आते हैं बिजेंजो साहब की तरफ। हारिस साहब, इस वक्त जो सूरत हाल आपने देखी, एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो इसे कहा जा रहा है, और कराची में बैठ के भी कहा जा रहा है, इस्लामाबाद में भी बैठ के, और खुद बिजेंजो साहब जो कह रहे हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी कार्रवाई और कितनी दहशतगर्दी की जो कमर जो है इस वक्त तोड़ी गई है। क्या कहेंगे सर आप? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, रेंजर्स, ये बहुत बड़ा एक्शन है और सब काबिल तहसीन है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ, जो हमेशा हम कहते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है, एक जगह कोऑर्डिनेशन के साथ देखिए कितने दूर दराज इलाकों से सबको पकड़ा है और फिर उसके बाद उनके नाम सब पेश कर दिए। एक तो ये कामयाबी है। सेकंड, ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि इस वक्त पाकिस्तान पे जो एक हाइब्रिड वॉर या फिफ्थ जनरेशन वॉर कहते हैं, वो हमारे पर रॉ ने, उसके मोसाद और एनडीए अफगानिस्तान ने मिलकर अटैक किया हुआ है। बेसिकली वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसी तरह अफरा तफरी रहे, दहशतगर्दी रहे, बलोचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे, जो कि 1 या 2% है, और वो भी हमारा गुमराह बलोच भाई हैं, जो हमें यकीन है कि बहुत जल्द ये वापस मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। मिल के बलोचिस्तान में ऐसी कंडीशन लाएं कि सीपैक ना बन सके। टारगेट थी सीपैक, चाइनीज पे अटैक कर रहे हैं, उनमें एक
खौफ और हरास फैला रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाएं, सीबेट न बनने दिया जाए, ये कोशिश है इनकी। लेकिन हमारी इस वक्त मुसल्लह फौज, सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे FC विंग है, सब इस पुख्ता नहीं से लगे हुए हैं कि इसको कम कीजिए, और मेरे ख्याल में 95% मैंने इनको कंट्रोल भी कर लिया। अब बात रही बाकी जो बहस चल रही है, जो असलम अछू है, ये एक्सपोज बहुत हो गया था जिस वक्त चाइना का इंसिडेंट हुआ, एम्बेसी का हो गया इंडिया में, आपने देखा कि उसको दिखाया कि कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मुझे तो एक शक ये कि शायद इंडियन ने इसको अफगानिस्तान में भेज के मारा, इसलिए कि नाउ ही हैज बिकम डेंजरस। अगर ये कहीं पाकिस्तान के हाथ लग जाता, अच्छा, इसने वो इंफॉर्मेशन देनी थी जो कि इंडियन रॉ को, ये जितने हैं मोसाद और NGS को बहुत झटका लगना था। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज वी आर नॉट बट वी एप्रीहेंड। बाकी पूरी कोशिश थी कि इसको पकड़ा जाए या इसको मारा जाए, तो अगर हमारी फोर्सेस ने जिसके थ्रू भी मारा गया है वो भी बहुत कामयाबी है। लेकिन मुझे शक है कि ही वॉज अ वेरी लुक्रेटिव टारगेट फॉर इंडियंस के लिए, कि ये कहीं जो होता है कि हमेशा सूझ होता है, इंटेलिजेंसी या कुछ यूज कर लेती है व्हेन इट बिकम एन एम्प्टी बॉटल, तो उसको मार इसलिए भी जाता है कि कहीं जाके ये पूरा डाइवर्ज न कर दे। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि हमने आगे के लिए कैसे चलना है। आई थिंक द फौज ने तहैया किया हुआ कि एंटी टेररिस्ट जमीन है कि हमने सीपैक को कंप्लीट मंसूबे करना है, इसको ऑपरेशनलाइज करना है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप है, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क है, और अगर हम इस्लामिक तरक्की करते हैं तो आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड कि इसकी फायदा पाकिस्तान को क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें देखते हुए हमें मेरे ख्याल में आइंदा के लिए अमल बनाना चाहिए, बना भी रहे हैं। बिल्कुल 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 यकीनी तौर से। बिजनजू साहब, वो जो पढ़े लिखे नौजवानों वाली बात की जा रही थी, सर देखिए, बात यह है कि मैं तो अक्सर बहुत सी चीजें अपनी रियासत को ब्लेम करता हूँ, बाद में मुझ पर नाराज होते हैं। ये जो अकबर बुगटी का वाकया हुआ, उसने बुनियादी तौर पे हमारे यूथ में, खासकर एजुकेटेड यूथ में, एक बहुत ही हैजान सी सूरत हाल पैदा की, जिसकी वजह से हमारे बहुत ही पढ़े लिखे लोग, टीचर, स्टूडेंट बड़े पैमाने पे इस मुसीबत में हम फंस गए। तो उनमें से कुछ थोड़े बहुत जो रह गए थे, उनमें से जैसे इस लड़के का नाम लिया जैद का, तो ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन दिस टाइम, कि वो उस जमाने में जो बलूच एडमिशन थी उसका अहम आदमी था। और वो चंद हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो उनके पास रह गए थे, उनमें से एक ही था, जो अक्सर या तो चले गए या मारे गए, मतलब मोस्टली उन लोगों ने उसको छोड़ दिया है। तो ये एक नाम ऐसा आया है जो पहली दफा मैंने सुना है कि वो अभी तक इस मामला में था, तो इसका मारा जाना। तो मेरा कहना ये था कि अब तो वो यूथ, वो एजुकेटेड लोग, वो पॉलिटिकल लोग जो नवाब बुगटी के शहादत के बाद फौरी तौर पर जज्बाती होके गए थे, तो कुछ लोग जाहिर फंस जाते हैं वहाँ पे, कुछ वापस आ गए, कुछ मारे गए, मतलब कौमी धारे में वो शामिल हुए। एक बात पे पूछना चाहूंगा कि जनरल मुशर्रफ के बाद जो भी क़यादत आई, उसने तो बहुत कोशिश की, फिर आपने देखा सियासी तौर पे भी बहुत कोशिश की गई कि इन लोगों को मना लिया जाए, तो मेरे ख्याल में फिर कोई वापसी का रास्ता नहीं निकलता कि आप उस तरफ वापस आ जाएं कौमी धारे में। मेरा एक गिला है, मेरा बिल्कुल एक गिला है। मेरा गिला ये है कि जब डॉक्टर मालिक हुकूमत हमारे पास गई, हमने बिल्कुल एक बहुत ही कामयाब एफर्ट की, बहुत कामयाब एफर्ट की। जो बुगटी साहब के जो मुनासे हैं ब्राहमदार, उससे हमने सारी नेगोशिएशन मुकम्मल कर ली। हमने वो राहिल शरीफ और नवाज शरीफ और उस वक्त के जो DGG आई साहब थे, उनसे मशवरा करके गए, उनसे हमने पूरी बातचीत की। वो कोई लंबी चौड़ी शराब भी उनने नहीं रखे, सब कुछ क्लियर था, आने को सब तैयार थे। मगर बदकिस्मती से जब हमारी हुकूमत जो मुआवजा था वो खत्म हो गई, तो उस केस को इनने किल करके थोड़ी ज्यादा की है। हम उसको आगे बढ़ाते तो मामला और ज्यादा बेहतर हो सकते। ठीक है, मेरा गिला अच्छा, ठीक है, ये आपका गिला है और यकीनी तौर से आपका गिला आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे जो इस वक्त बात की जा रही थी कि वहां पर जो सवाल का निशान सबसे बड़ा हमने देखा कि जाली शनाख्ती कार्ड जो है उन लोगों के पास मौजूद थे, किस तरह से मुमकिन हुआ होगा। और जैसे कि आपने इससे पहले बताया था कि इनका एक बंदा जो है वो बड़ा एक्सपर्ट था ये जाली शनाख्ती कार्ड में, इसमें टैंपरिंग में, तो इसमें किस तौर पे उसने मैनुअली किया या बाकायदा नादरा के अंदर कुछ जो है वो चीजें वहां पे पाई गई हैं?
इमरान, जाली शनाख्ती कार्ड तो बलूचिस्तान में एक मामूल सा बन गया है। ये पहला वाकया नहीं है। हर दूसरे तीसरे महीने FIA की रेड्स होती हैं और जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले भी पकड़े जाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं नादरा का हमला मुलविस होता है। कई रेड्स ऐसी देखने में आई हैं जब FIA ने लोगों को हिरासत में लिया है और पता ये चला है कि काफी तादाद में जाली शनाख्ती कार्ड बन गए। जो अफगान महाजरीन यहाँ आते हैं बलूचिस्तान में, वो ज्यादा अरसा तक महाजर नहीं रहते, वो किसी न किसी जरिए से अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं और ये केसेस इक्का दुक्का नहीं है, सैकड़ों की तादाद में है। और जो यहाँ से हज कोटा होता है बलूचिस्तान से, उसमें भी अगर आप चेक करें तो उसमें 40 to 50% लोग अफगानी होते हैं जो पाकिस्तानियों के कोटे पे हज भी कराते हैं। इतना पक्का काम किया जाता है। इस हवाले से नादरा को बार बार चेक किया जाता रहा और काफी तादाद में शनाख्ती कार्ड कैंसिल भी हुए। हजारों की तादाद में शनाख्ती कार्ड इस वक्त भी ब्लॉक हैं और ऐसा देखने में आया कि ये जो शनाख्ती कार्ड जाली बनते हैं, इसका तरीका वारदात ये है कि ये ऐसा करते हैं कि जिन्होंने पैसे दिए होते हैं वो किसी की फैमिली में इस एक शनाख्ती कार्ड के एक मेंबर को ऐड कर देते हैं और फिर वो फैमिली ऐसी होती है कि जो कभी चेक ही नहीं करती कि उसकी फैमिली में एडिशन क्या हो गया। वो फिर चंद साल बाद जब उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने वाले होते हैं जब ये पता लगता है। ये मामला बहुत हसास है और उसको सीरियस लेना चाहिए क्योंकि ये देखने में बहुत ज्यादा आ रहा है कि दहशतगर्दी के जितने वाकयात बलूचिस्तान में हो रहे हैं उसमें 70% ऐसा होता है कि शनाख्ती कार्ड जाली निकलते हैं। रफत साहब, कराची में तो आपको अपना जेन्युइन शनाख्ती कार्ड अगर बनवाना हो, उसकी मुद्दत खत्म हो जाए, उसके बाद इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। वहां तो दुकानें खुली हुई है, फिर इसका मतलब है पूरी। देखिए इमरान, आपने दुरुस्त कहा। बात यह कि मैं इसमें बिल्कुल आपको ज़ाती मालूमात की रोशनी में बात करूंगा कि अपना पासपोर्ट बनवाना मुश्किल, ना शनाख्ती कार्ड बनवाना मुश्किल, और ये सारे काम बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में होते हैं। ख़ास तौर से जो सरहदी इलाके हैं, या खुशदार है, वड है, इन इलाकों में छोटे छोटे दफातर में, और वहाँ पोस्टिंग आप कर देते हैं उन लोगों की जिनकी पोस्टिंग कराची में है। ना वो ज़बान समझते हैं, ना वो लोगों को पहचानते हैं। एक बड़ी कार्रवाई गुज़िश्ता साल भी हुई है। FIA ने बड़ी गिरफ्तारियाँ नादरा से भी की, पासपोर्ट ऑफिस से भी की। फिर अलमिया ये है कि मुल्ला अख्तर मंसूर का पासपोर्ट बनवाने में फैसिलिटेट करने वाला आज भी वहीं पे तैनात है। आप अंदाज़ा इससे लगा लीजिए। और वो बनाने का तरीक़ाकार बड़ा आसान और सादा है कि उन दूर दराज के इलाकों में जहाँ कंप्यूटर पे एक्सेस नहीं होती, पासवर्ड एक दूसरे को दे दिया जाता है। फंसता दूसरा आदमी जिसको कराची में अपनी छुट्टियाँ गुजारनी होती हैं, वो कराची आ जाता है क्योंकि वहाँ ज़बान समझता है, ना वह रह सकता है खौफ की वजह से। तो यकीनन उसका पासपोर्ट वो मुकामी लोग पासवर्ड ले लेते हैं और उसके बाद धड़ाधड़ उस पर पासपोर्ट ही बनते हैं। इसी तरह से शनाख्ती कार्ड बनकर आते हैं और एक लिहाज से वो जेन्युइन होते हैं क्योंकि उसमें कहीं फोर्जरी नहीं है। जाहिर बड़ा आसान तरीका है। ये FIA के सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स हैं, जाहिर है कि ये उससे फायदा उठाया जा रहा है। सिस्टम को FIA भी जानती है, इसको तमाम जो इदारे इससे मुंसलिक हैं सबके इल्म में। गिरफ्तारियां भी होती हैं लेकिन कार्रवाई अब भी जारी है। अब देखना यह है कि कितने कान खड़े होते हैं नादरा के, कितने जो है उसके ऊपर अब जो गुड गवर्नेंस के हवाले से जो बात की जाती है और जो मॉनिटरिंग वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त हम आज की सबसे बड़ी कार्रवाई की, चीनी कॉन्सुलेट पर हमला जो कि कलअदम तंजीम ने किया था। इसके 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, क्या इतना आसान है? इसके ऊपर कान नहीं धरे गए, इसके ऊपर देखा नहीं जा रहा क्योंकि दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं बलूचिस्तान में। नाउ जो आपने बात की कि इसमें ये एक साजिश है, यकीनी तौर से इसके डांडे जो है वो काबुल से मिल रहे हैं। इसमें NDS मुलव्विस है, इसमें रॉ मुलव्विस है क्योंकि एक गठजोड़ है पाकिस्तान में इसके खिलाफ। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों को? सबसे बड़ी साजिश ये है कि हमें सबको मिलकर ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिसमें नॉट ओनली कि पाकिस्तान की आर्मी या हुकूमत बलूचिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, इसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और लोकल जो है दे हैव टू प्ले अ मेजर रोल। क्योंकि जैसे हासिफ पैसेंजर साहब माशाल्लाह बड़े पुराने वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं, महमूद खान अचक रही हैं और जितने बलोच लीडर हैं, एवरीबडी हैज टू चिप इन। हर एक को कंट्रीब्यूट करनी है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि ये बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम है इसका हल क्या है। दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड टेल एजेंसीज को, लोगों को जी इसका हल बताएं। जो लोग नाराज हैं उनको कैसे ठीक करना है और जो अंदर इंतशार फैला रहे हैं, जो डॉग के हाथ में खेल रहे हैं, NDS के हाथ में खेल रहे हैं, उनको कैसे पकड़ना है। अफगान महाजरीन को पता है कोयटा में कितने ज्यादा हैं,
वो एक और इशू है, वहां पर उनके जाली शनाख्ती कार्ड बनते हैं और वहां से ये सबसे बड़ा मरला शुरू होता है। बिल्कुल ये जो क्वेटा से आपके रैप हैं ब्यूरो चीफ, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि ये फैमिली में एक एक अटैच कर देते हैं और इसलिए पीछे नादरा ने बड़ी मुहिम चलाई थी कि वो कहते थे अपनी फैमिली ट्री को देखें, चेक करें। ये अवेयरनेस बताने की जरूरत है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये नादरा इज अ मेजर प्लेस जिसके थ्रू ये अपने शनाख्ती कार्ड बना लेते हैं, उसके बाद अपने पासपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद ये सारा मिसयूज करते हैं, विजिट ब्रॉड करते हैं। ये चीजें हमारे बलूचिस्तान के लोगों को साथ मिलकर सॉल्व करना है। ठीक है रफत साहब, जो एक सियासी महरूमी है, यकीनी तौर से कहीं ना कहीं महरूमी है और कहीं ना कहीं से कोशिश पूरी की जा रही है कि उन लोगों को उनका एहसास महरूमी जो है वो कम किया जाए, कौमी धारे में उनको शामिल किया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे। देखें, ब्रिगेडियर हारिस साहब ने एक बात की है कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, तो मेरे ख्याल में हासिल बिजंजो साहब ने जो बात बताई है पहले भी शायद आ चुकी हो, लेकिन मैंने पहले इससे नहीं सुनी की बात है कि मुफाहमत के करीब पहुंच गए थे और मेरे ख्याल में सियासी क़यादत का ही फैसला था जिन्होंने फ़ौजी क़यादत को भी राज़ी किया, उनकी मंजूरी से किया और मेरे ख्याल में बड़ी अहम बात यह है कि वो करीब पहुँच गए थे। अब आने वाली हुकूमत को उसे ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए था ताकि हम इस सिलसिले से अंदरूनी दाखिली मामला से तो हम निजात हासिल करें। अगर इंडिया ये काम कर रहा है, इंडिया में मुदाखलत कर रहा है, हमारे नौजवानों को वर्गला रहा है, मेरे ख्याल में इस पे बिजंजो साहब से मैं ज़रूर पूछूंगा कि वो एफर्ट्स आकर क्यों रुकी और क्या वजह थी कि उसमें रुकावट आई, वरना ये तो बहुत पॉजिटिव तरीके से सारा मामला चल रहा है। जी बिजंजो साहब, बिजंजो साहब, इस वक्त हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया यकीनी तौर से। इसी हवाले से नाज़रीन, अब देखा कि आज की जो कार्रवाई, आज की जो बड़ी खबर, लेकिन अपने पीछे ये जो सवाल छोड़ के गई है, आगे आने वाला वक्त यकीनी तौर से बेहतर फैसला करेगा कि कहां पे हम जो है वो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इदारों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर मौजूद जो लूप होल्स हैं उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम का शिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज, सेनेटर मीर हासिल खान बिजंजो और रफत सईद साहब और साथ ही साथ मुजीब अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में यकीनी तौर से इन इश्यूज के हवाले से दोबारा प्रोग्राम करेंगे आपसे। अब मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।